अध्याय 2 दो ध्रुवीयता के अंत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने दो ध्रुवीयता का पढ़ा था। आज आगे का पढ़ेंगे, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधार। 1980 के दशक में मध्य में वह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव बने। पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए विभिन्न तरह से सुधारों की आवश्यकता पड़ी, तो गोरबाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी ही परिणतियां रहीं जिनका कार्य किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से में थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक सब गिर गईं। गणराज्यों में राजनीतिक असंतोष एवं बिखराव शुरू हो गया। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था, जिससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। सन 1991 में एक सैनिक तख्तापलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों को इससे बढ़ावा दिया गया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाह रहे थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अब आता है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ के विघटन के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही। एक ही दल होने से सभी संसाधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण था। साथ ही जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिल गए थे। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता चला गया, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। दूसरा है गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधार, जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोरबाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है, और जनता गोरबाचेव की धीमी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठी। धीरे धीरे खींचातानी में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। जो लोग उसके साथ थे, अब वे भी उससे दूर होने लगे। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और बाल्टिक गणराज्य, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार
सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जहां वर्षों तक रुकी रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नजरों से देखने लगी। सोवियत संघ की राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं अंदर से कमजोर हो चुकी थीं। वो जनता की आकांक्षाओं और उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। इसके फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का और उसके विभाजन का कारण बनी। अगला पॉइंट है संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर रोक लगा। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गतिरोध आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिक परमाणु हथियार एवं सैन्य साजो सामान पर व्यय करना था। साथ ही उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च कर दिए ताकि वो सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। औद्योगिकरण क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का विकास हुआ उस गति से नहीं हो पाया जितना कि होना था, जैसा कि पश्चिमी देशों का हुआ। सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुका था। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, जो सोवियत संघ के विभाजन का एक बड़ा कारण बना। फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे, अच्छे नहीं। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। दूसरी दुनिया के पतन का एक प्रमुख परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचार विवाद का कोई मुद्दा नहीं। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया रखा। हथियारों की होड़ तेज हो गई। परमाणु हथियारों का संग्रह बढ़ाया गया। विश्व को सैन्य गुटों में बांट दिया गया। शीत युद्ध के समाप्त होने पर हथियारों की होड़ समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना और भावना का जन्म हुआ। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के आपेक्षिक प्रभाव में बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत में केवल 2 संभावनाएं थीं, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय व्यवस्था बनी रहेगी, या फिर देश अन्य देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बनकर बैठा रहा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वशाली अर्थव्यवस्था है, प्रभावशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई थीं, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया था। राजनीतिक रूप से उदारवादी
लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा था। फिर सोवियत खेमे के अंत का एक परिणाम था। नए देशों का उदय हो गया था, कुछ नए राष्ट्र बने। इन सभी देशों ने स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल का गठन किया। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो कहते हैं, का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाह रहे थे, तो इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए पश्चिमी खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं सबकी अलग अलग थीं। नए स्वतंत्र देशों का उदय। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि सोवियत खेमे के अंत के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जिसे स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल अर्थात CLS कहा जाने लगा। खनिज तेल भंडारों पर अमेरिका प्रभाव को बढ़ा। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका पर अब किसी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने धीरे धीरे प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। इसके मध्य पूर्व में घुसपैठ करना आरंभ किया और वहां के तेल भंडारों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा। हिंसक अलगाववादी आंदोलन का प्रभाव। सोवियत संघ से अलग हुए कई गणराज्यों में अनेक कारणों से संघर्ष होने लगे। चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए। ताजिकिस्तान लगभग 100 वर्षों तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा। इस प्रकार उत्तर साम्यवादी काल में लोकतांत्रिक प्रणाली तथा बाजार अर्थव्यवस्था की मोहर लगी। स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, साम्यवाद कमजोर हुआ और पूर्व साम्यवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थान बनाया। इस प्रकार उत्तर साम्यवादी शासनकाल में शीत युद्ध की समाप्ति तथा विश्व की राजनीति में नए समीकरण बनने लगे। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ ने गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, जिसे आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना है। इसका अभिप्राय धीरे धीरे परिवर्तन न करके एकदम से परिवर्तनों के प्रयत्नों को लाना है। रूसी गणराज्य में शॉक थेरेपी से परिवर्तन हेतु जल्दबाजी में निजी स्वामित्व, वित्तीय खुलापन, मुक्त व्यापार और मुद्राओं की आपसी परिवर्तनशीलता पर बल दिया गया। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में आए गणराज्यों ने इस शॉक थेरेपी विधि द्वारा अपनाई अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया और रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लगभग 70% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। इसे ही इतिहास की सबसे बड़ी गराज
सेल कहा जाता है। अब इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। इस थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलना पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेचा गया। इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए देखते हैं। पहला है असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण भूतपूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर तथा गरीब लोगों के बीच असमानता और अधिक बढ़ती गई। पुराना व्यापारिक ढांचा नष्ट हो गया, परंतु उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया था। शॉक थेरेपी से पूर्व सोवियत के खेमे के देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन ही पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। कहीं संसद निर्बल रही तो कहीं राष्ट्रपति बहुत अधिक सत्तावादी हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप संविधान निर्माण भी सही तरीके से नहीं हो पाया और साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका साबित नहीं। गरीबी का प्रसार। समाजवादी अर्थव्यवस्था और सरकारी स्वामित्व के उत्पादन पर वितरण की समाप्ति के कारण पूर्व सोवियत संघ के खेमों के देशों में गरीबी का प्रसार हुआ। पहले लोगों को रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध होती थीं, अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आकार पर निश्चित होती थी जो पहले से अधिक थी। फिर असंतोष की भावना का विकास। निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था अपनाए जाने से अमीर और गरीब का भेदभाव बढ़ा और इन दोनों के बीच की खाई चौड़ी हो गई, जो वहां की जनता में असंतोष का कारण बनी। फिर है रूसी मुद्रा में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन और कंगाल हो गए। खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई थी। लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई, जिस कारण लोगों के समक्ष खाद्यान्न की समस्या थी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना प्रारंभ कर दिया और उसके स्थान पर कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बच पाई थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण को प्राथमिकता नहीं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में शॉक थेरेपी के अंतर्गत आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई और इसे पर्याप्त स्थान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो पाया। इन सभी देशों की जल्दबाजी में संविधान तैयार किए गए, फलस्वरूप अपेक्षाकृत संसद कमजोर संस्था बनकर रह गई। बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में नोट करके याद करें।